Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today again we are going to discuss another important use of the transistor, and that is transistor as a switch. It means transistor on and off के purpose के लिए use होगा. अगर आप किसी भी integrated circuit को देखें तो वहाँ पर within 1 second million times on and off का process हो रहा होता है. और ये प्रोसेस कौन करवा रहा होता है? ये प्रोसेस करवा रहा होता है ट्रांजिस्टर. सो इट मीन्स ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इज द बेसिक ऑफ एवरी इंटीग्रेटेड सर्किट. तो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे बिहेव करता है. ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी डेली लाइफ से एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी. ऑलमोस्ट हर घर में आपकी छत पर वाटर टैंकर या वाटर टैंकी मौजूद होती है. अगर हम ट्रांजिस्टर के साथ वाटर टैंकर और टैप में वाटर फ्लो करने के प्रोसेस को कंपेयर करें तो हमारे ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स आपने पढ़े थे. ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स में से एक रीजन था एमिटर, फिर था बेस और थर्ड था कलेक्टर. ये 3 रीजन्स हमें वाटर फ्लो फ्रॉम टैंकर टू टैप कहाँ नजर आते हैं. लेट्स सपोज आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है और आप अपने गार्डन को पानी देना चाहते हैं. तो इसके लिए आपका प्रोसेस फॉर गार्डनिंग स्टार्ट लेगा टैंकर से, फिर आएगा टैप तक और टैप से आगे पाइप के थ्रू आप अपने गार्डन को वाटरिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करवाएंगे. इसमें अगर आपका वाटर टैंकर एक एमिटर का रोल प्ले कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि वाटर टैंकर से जब वाटर फ्लो करेगा तो एक वॉल्व की हेल्प से आप वाटर फ्लो के प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे. ये वॉल्व अगर आप बहुत कम खोलेंगे तो ऑब्वियसली एमिटर से वॉल्व में से होता हुआ पानी जब पाइप में एंटर होगा तो उसकी अमाउंट बहुत ही कम होगी. लेकिन अगर आप वॉल्व को पूरा खोल देते हैं तो इसका मतलब आपने टैंकर से वॉल्व से होता हुआ कलेक्टर यानी पाइप की तरफ जाता हुआ पानी उसकी अमाउंट को बढ़ा दिया है. सो आप देख रहे हैं कि अगर वॉल्व कंप्लीटली क्लोज्ड है तो कोई भी पानी आगे नहीं आएगा. फिर आपने वॉल्व को अगर थोड़ा सा खोला है तो आपके टैंकर में से बहुत ही कम पानी आगे आएगा. और अगर आप वॉल्व को पूरा खोल देते हैं तो आपके टैंकर में से पानी जब फ्लो करता हुआ आएगा तो आपके पाइप में आपको अच्छी खासी वाटर की अमाउंट मिलेगी. यहाँ पर कौन है जो पानी की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है? वो है वॉल्व. तो इसी तरह ट्रांजिस्टर का जो सेंट्रल पोर्शन है वो होता है बेस. एक साइड पर आप देख रहे हैं एमिटर है, फिर सेंटर में क्या है? बेस, फिर क्या है? कलेक्टर. सो इसका मतलब अगर एमिटर हमारा वही टैंकर वाला रोल प्ले कर रहा है तो एमिटर आपका इस वक्त सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. बेस आपका एक वॉल्व का रोल प्ले कर रहा है. अगर आप बेस को कंट्रोल करें या बेस से आप कंट्रोल जनरेट करें तो आप कलेक्टर में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये कैसे हम बेस की हेल्प से कंट्रोल करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को? इसके लिए हम चलते हैं और देखते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर. आपको पहले मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर को आप कॉमन बेस में भी यूज कर सकते हैं और कॉमन एमिटर के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं. लेकिन आपकी बुक्स में जब हम ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का टॉपिक देखें तो वहां पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है. सो हम भी कॉमन एमिटर की ही हेल्प लेंगे. लेकिन ओरिजिनल सर्किट पर जाने से पहले हम एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं और आप देखेंगे कि आपका एक NPN ट्रांजिस्टर और उस NPN ट्रांजिस्टर के हैं 3 रीजन्स. फर्स्ट रीजन है एमिटर, मिड वाला रीजन है बेस और थर्ड वन रीजन है कलेक्टर. ये एमिटर, बेस, कलेक्टर कैसे बने ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी ही डिटेल के साथ देखा था. अब इन 3 रीजन्स में से हम जो एमिटर और कलेक्टर रीजन है उसके बीच में हम एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं
और देखते हैं कि जो बल्ब हमारा सर्किट में कनेक्टेड है क्या वो ग्लो करेगा, तो आप देखेंगे कि आप डीसी सोर्स ऑन करें तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या है? अगर आपने डीसी सोर्स को इस तरह कनेक्ट किया कि जो कलेक्टर का रीजन है वो आपके डीसी सोर्स के नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है, तो आपका दूसरा जो स्टार्टिंग पोर्शन है दैट इज एमिटर, वो ऑब्वियसली डीसी सोर्स के पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड होगा। सो अगर आप इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जंक्शंस जो आपके ट्रांजिस्टर में मौजूद हैं उनमें से एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और एक जंक्शन रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा, और ये रिवर्स बाइसिंग वाला जंक्शन आपके इस ट्रांजिस्टर में करंट के फ्लो को रोक रहा है। सो अगर मैं डीसी सोर्स के टर्मिनल्स को एक्सचेंज भी कर दूं, नेगेटिव और पॉजिटिव रिप्लेस कर दूं, तो फिर आप देखोगे कि अगेन इन जंक्शंस में से एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में है और एक रिवर्स बाइसिंग में है। सो अब भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ट्रांजिस्टर इस वक्त डीसी सोर्स होने के बावजूद भी कोई करंट नहीं दे रहा। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ी सी अरेंजमेंट्स में चेंजेस लाएंगे और यही ट्रांजिस्टर हमें इस बल्ब को ग्लो करता हुआ दिखाएगा। उन चेंजेस के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक और सेकेंड डीसी सोर्स की। सो हमने एक और डीसी सोर्स कनेक्ट किया, कहां पर? एमिटर बेस जंक्शन के बीच में। अगर आप देखें तो आपका सोर्स जो सेकंड वन सोर्स आपने यूज किया है वो है VBB, और इसे आपने एमिटर और बेस के जंक्शन के बीच में कनेक्ट किया और फॉरवर्ड बाइसिंग के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल को P रीजन के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को N रीजन के साथ कनेक्ट किया है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग का प्रोसेस हुआ। अब अगर आप फॉरवर्ड बाइस्ड पोटेंशियल सोर्स यानी सेकंड जो अभी आपने डीसी सोर्स कनेक्ट किया इसके पोटेंशियल को चेंज करें तो आपको एमिटर से बेस की तरफ करंट जाती हुई नजर आएगी, और ये एमिटर करंट जनरेट करेगी एक बेस करंट। आप देख रहे हैं कि बेस करंट की एक स्मॉल अमाउंट सेकंड डीसी सोर्स की तरफ जा रही है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कलेक्टर की तरफ जाएगी, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूं कि जो बेस का रीजन होता है वो बहुत ही थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। इस लाइट डोपिंग और थिन होने की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके बेस रीजन को क्रॉस करेंगे और कलेक्टर में हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर होंगे, और कलेक्टर के साथ लगा हुआ डीसी सोर्स इस वक्त कलेक्टर में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने लूप के अंदर फ्लो करवाएगा, और आपका बल्ब अभी आप देख रहे हैं कि ग्लो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर करंट। सो अभी वही ट्रांजिस्टर जो थोड़ी देर पहले आपकी एफर्ट्स के बावजूद भी करंट नहीं दे रहा था और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, अभी आपने थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और एक और डीसी सोर्स इस तरह से कनेक्ट किया कि आपका वही बल्ब अब ग्लो करने लग गया है। अगर हम बेस एमिटर जंक्शन के बीच में अप्लाई किए हुए डीसी सोर्स के पोटेंशियल को वेरी करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कलेक्टर एमिटर जंक्शन के बीच में लगे हुए बल्ब को। अगर आप बेस एमिटर जंक्शन के पोटेंशियल को एक सर्टेन वैल्यू से कम रखेंगे तो आपका कलेक्टर एमिटर के बीच में लगा हुआ बल्ब ऑफ रहेगा, और अगर आप उसे एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज करेंगे तो आपके कलेक्टर एमिटर में लगा हुआ बल्ब ऑन हो जाएगा। सो इसका मतलब हुआ कि बेस एमिटर बेसिकली आपके सर्किट को कंट्रोल कर रहा है। सो इन बेस एमिटर टर्मिनल्स को आप कंट्रोल टर्मिनल्स कहेंगे। लेकिन ये कैसा बिहेवियर है, इसको मजीद देखने के लिए हम आपके बुक में बनी हुई कॉमन एमिटर सर्किट अरेंजमेंट को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में ये वाली सर्किट अरेंजमेंट है जिसमें आपने NPN ट्रांजिस्टर यूज किया
और वही जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, ये उसी की ही सर्किट अरेंजमेंट है। यहां पर भी आपने बेस इमिटर जंक्शन के बीच में VBB सोर्स कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस RB। यहां पर एक स्विच कनेक्टेड है, ये एक वर्चुअल स्विच का बिहेवियर है, हमें यहां कोई स्विच कनेक्ट नहीं करना, ये सिर्फ इसके बिहेवियर को हम स्विच के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। सो बेस इमिटर जंक्शन जब आपने VBB सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो आपका बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग के प्रोसेस में होगा। और अगर आप दूसरे लूप को देखें, यह आपका फर्स्ट लूप है और यह आपका सेकंड लूप है। सेकंड लूप में जैसा कि अभी आपने प्रैक्टिकली देखा था कि हमने कलेक्टर इमिटर के बीच में बल्ब कनेक्ट किया था और आपने VCC सोर्स कनेक्ट किया था। ये था आपका NPN ट्रांजिस्टर। सो N साइड कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ VCC सोर्स। सो ये वाला जंक्शन आपका रिवर्स्ड बाइस्ड है। सो इस जंक्शन में जो कि कलेक्टर इमिटर है, यहां पर रिवर्स बाइसिंग की वजह से इनिशियली तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड करेंगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से आपके पास इस लूप के अंदर इमिटर से बेस की तरफ क्या इंजेक्ट होगा, इमिटर करंट इंजेक्ट होगा, जिसको आपने NPN ट्रांजिस्टर में बड़ी डिटेल में देखा था कि कैसे इमिटर करंट बेस जंक्शन में एंटर होगा और वहां से आगे वो कलेक्टर की तरफ मूव करेगा। यहां पर जैसे ही बेस में करंट एंटर हुआ विद द हेल्प ऑफ इमिटर पोर्शन, तो यहां से बेस में एंटर होने वाला करंट दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें से आपने देखा कि एक स्मॉल पोर्शन आपके फॉरवर्ड बाइस्ड पोटेंशियल सोर्स की तरफ जाता है, इसे आप IB ही कहेंगे, और एक मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ जाएगा और आपके कलेक्टर में जाने वाला करंट इसके स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल की वजह से और हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में मूव करेगा और आपका वो बल्ब जो पहले ऑफ मोड में था वो अब ऑन हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि बेस इमिटर जंक्शन पर जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग स्टार्ट की तो इनिशियली जब हमारे पास यहां बेस में करंट नहीं जा रहा होगा, सो बेस करंट नहीं, सो कलेक्टर करंट भी नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टर करंट और बेस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो अगर हमारा बेस करंट नहीं एग्जिस्ट करता तो कलेक्टर करंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपका बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और बेस करंट स्टार्ट होगा इसमें फ्लो करना, तो इसके आते ही कलेक्टर करंट भी स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही कलेक्टर करंट स्टार्ट हुआ तो आपके पास बल्ब में करंट जाएगा और आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। इस प्रोसेस में हमने ये देखा कि आपका बेस इमिटर जंक्शन एक कंट्रोल पैनल का रोल प्ले कर रहा है। सो आप बेस इमिटर को कह सकते हैं कि वो एक्ट कर रहे हैं एज कंट्रोल टर्मिनल्स, और जो आउटपुट है यानी जो कलेक्टर करंट है वो फ्लो कर रही है अक्रॉस कलेक्टर एंड इमिटर। सो इन दो टर्मिनल्स को जो कि आपके आउटपुट को या कलेक्टर करंट को आउटपुट की तरफ फ्लो करवा रहे हैं, तो ये कलेक्टर इमिटर टर्मिनल्स एक्ट करते हैं एज टर्मिनल्स ऑफ द स्विच। यानी आपका स्विच कलेक्टर और इमिटर के बीच में लगे हुए बल्ब को ऑन करेगा या फिर उसको ऑफ करेगा। ये ऑन एंड ऑफ का प्रोसेस डिटेल में समझने के लिए हम अपने सेकंड लूप में किरचॉफ वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग जरा देखते हैं कि आउटपुट पर आने वाला पोटेंशियल किस तरह कलेक्टर करंट के साथ रिलेटेड है। सो अगर हम इस सेकंड लूप में किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग VCC
जो आपका रिवर्स्ड बाइस्ड पोटेंशियल है वो बल्ब के अक्रॉस और कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आपकी सेकेंड लूप की जो इक्वेशन है बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ कुछ इस तरह बनेगी, VCC which is passing through the bulb and collector emitter junction, और यहां पर ये ड्रॉप हो रही है तो बल्ब को लेट्स सपोज आप RC कह सकते हैं, या आप बल्ब की बजाय यहां पर एक रेजिस्टेंस RC ही कनेक्ट कर लें और इसका नाम रख दें RC। सो आपका ये जो VCC पोटेंशियल है ये RC के अक्रॉस अगर ड्रॉप हुआ तो VC होगा और कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस भी ड्रॉप होगा। सो VCC दो पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक अक्रॉस द रेजिस्टेंस और दूसरा कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस, और आपको जो आउटपुट मिल रही है इस सर्किट में वो है आपकी कलेक्टर, और यहां से अगर आप आगे लेकर जाएं तो एमिटर। ये आपके पास कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस है आउटपुट। सो VCC इज इक्वल टू VC और कलेक्टर एमिटर क्या दे रहा है, आउटपुट। सो अगर आप आउटपुट की इक्वेशन बनाएं तो आउटपुट की इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, ये VC आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें तो ये बनेगा V out। सो V out इज इक्वल टू VCC माइनस VC, और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं VC की इक्वेशन लिखूं तो दैट इक्वेशन इज ICRC। सो यहां से सेकेंड लूप की हेल्प से और किरचॉफ वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने सेकेंड लूप को सॉल्व करें तो हमारे पास आउटपुट अक्रॉस कलेक्टर एमिटर की इक्वेशन बनी VCC माइनस ICRC। इस इक्वेशन की हेल्प से हम आउटपुट में पोटेंशियल में जो वेरिएशंस आएंगी विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर करंट, उन वेरिएशंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर हमारा ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है तो इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस एमिटर कैसे एक्ट करते हैं कंट्रोल टर्मिनल्स के तौर पर, और कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस करंट की वेरिएशंस किस तरह होती हैं। इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा मैथ्स की हेल्प लेंगे और देखेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह बेस एमिटर जंक्शन की वेरिएशंस को आउटपुट पर आपको दिखाएगी। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर को देखने के लिए हम पहले स्टार्ट लेते हैं कि आपका जो बेस एमिटर जंक्शन था वहां पर जो आपने VBB सोर्स से पोटेंशियल प्रोवाइड किया वो 0.7 वोल्ट से थोड़ा कम था। हम फर्स्ट स्टेप में बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस दिया जाने वाला पोटेंशियल लेस देन 0.7 वोल्ट रखते हैं। मैंने 0.7 वोल्ट ही क्यों लिखा, उसकी रीजन है कि आप पढ़ चुके हो कि सिलिकॉन अगर आप डायोड बनाने में यूज करते हैं तो डायोड्स में जो पोटेंशियल बैरियर बनेगा उसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट। अगर ये ट्रांजिस्टर हमारा सिलिकॉन से बना हुआ है तो बेस एमिटर जंक्शन के बीच में बनने वाला पोटेंशियल बैरियर होगा 0.7 वोल्ट। अगर आप 0.7 वोल्ट से कम पोटेंशियल रखेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, और अगर फॉरवर्ड बाइसिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा तो बेस करंट आपके एमिटर से बेस की तरफ मूव ही नहीं करेगी, और जब ये मूव नहीं करेगी तो आपका ट्रांजिस्टर सोया रहेगा, वो ऑफ मोड में ही रहेगा। कैसे, ये जरा देखते हैं। अगर बेस एमिटर का पोटेंशियल लेस देन 0.7 वोल्ट है तो आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग, नो फॉरवर्ड बाइसिंग, आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग का प्रोसेस एक्टिव नहीं होगा। जब फॉरवर्ड बाइसिंग का प्रोसेस एक्टिव नहीं होगा तो बेस करंट क्या रहेगा, बेस करंट रहेगा 0।
अगर बेस करंट 0 है तो आप जानते हैं कि कलेक्टर करंट बेस करंट के प्रोपोर्शनल है। सो अगर बेस करंट 0 है तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी क्या होगा, वो भी 0 ही होगा। बेस करंट 0 हो गया, कलेक्टर करंट भी 0 हो गया। अभी आपने देखा कि हमारा जो आउटपुट पोटेंशियल है वो इक्वल है VCC माइनस ICRC के। ये इक्वेशन अभी हमने सेकेंड लूप को सॉल्व करके लिखी थी। सो ये इक्वेशन हमें कुछ ये बताती है कि अगर बेस करंट 0, कलेक्टर करंट 0, तो ये टर्म ICRC कलेक्टर करंट के 0 होने की वजह से क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी और V आउट VCC के इक्वल आ जाएगा और इस वक्त आपका आउटपुट पोटेंशियल मैक्सिमम है, क्योंकि जितना आपने VCC सोर्स कनेक्ट किया वो सारे का सारा आपके आउटपुट पर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि आपके सेकेंड लूप में जहां VCC सोर्स कनेक्टेड है वहां करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस पोटेंशियल को वर्क परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ही कैरी करेगा। सो आपने देखा कि अगर बेस एमिटर की पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 से लेस हो तो आपके सर्किट में करंट की वैल्यू विच इज कलेक्टर करंट क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर ये करंट 0 है तो क्या आपके सेकेंड लूप में लगा हुआ बल्ब ऑन होगा, तो आपका आंसर आई एम श्योर होगा कि वो ऑफ रहेगा। सो अगर कलेक्टर करंट 0 है यानी हम इस पोर्शन में हैं तो आपका बल्ब ऑफ रहेगा और इस पोर्शन को जब वो ऑफ रहता है इसे बोलते हैं कट ऑफ रीजन ऑफ डायोड, कट ऑफ रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी अभी हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं हुआ, अभी तक ट्रांजिस्टर सो रहा है क्योंकि हमने उसको बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बहुत ही कम दिया है। सो अभी हम इस पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ाकर देखते हैं कि क्या ट्रांजिस्टर जागता है या फिर भी सोता ही रहेगा। सो हमने जो अब चॉइस लेनी है बेस एमिटर की वो कुछ इस तरह लेनी है कि बेस एमिटर का पोटेंशियल 0.7 से बढ़ जाए। जैसे ही आप इनपुट पर दिया जाने वाला पोटेंशियल बढ़ाएंगे यानी बेस एमिटर जंक्शन का पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायसिंग एक्टिव हो जाएगी और आपके पास बेस में करंट फ्लो करेगा। अगर बेस में करंट फ्लो करेगा तो मैं आपको रिपीटेडली बता रही हूं कि कलेक्टर और बेस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जैसे ही बेस करंट आना शुरू हुआ तो कलेक्टर करंट भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कलेक्टर करंट स्टार्ट हुआ तो आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में आ जाएगा। सो इसको जरा मैथमेटिकली देखते हैं कि जैसे ही आपने बेस एमिटर को 0.7 वोल्ट से बढ़ाया तो आपके सर्किट में बेस करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। यानी बेस करंट आपका 0 नहीं रहा। जैसे ही बेस करंट इंक्रीज हुआ तो कलेक्टर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 0.7 वोल्ट बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस क्रॉस किया आपने, बेस करंट इंक्रीज हुआ, कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ और ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जैसे ही कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो ये वाली टर्म इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये टर्म इंक्रीज होगी तो आपके VCC में से सब्ट्रैक्ट होने वाला फैक्टर एक बिगर फैक्टर बन जाएगा और आउटपुट आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो V आउट डिक्रीजेस। सो यहां आपने देखा कि जैसे ही बेस एमिटर जंक्शन ने अपने पोटेंशियल बैरियर की 0.7 वैल्यू को क्रॉस किया, बेस में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, कलेक्टर करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और आपके सेकेंड लूप में लगा हुआ पोटेंशियल सोर्स अब वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि कलेक्टर करंट को अब उसने मूव करवाना है।
सो जैसे ही वो वर्क परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली उसके पोटेंशियल की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आपने देखा कि कैसे बेस एमिटर जंक्शन पहले आपका जो सर्किट था वहां पर बेस करंट को जीरो करता है, फिर आपने देखा कि बेस करंट आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहां हम थोड़ा सा ट्रिकी एक रोल प्ले करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि हमने उसे यूज करना है एज अ स्विच। सो अभी अगर हम इसी पोर्शन में करंट जब फ्लो होना स्टार्ट हुई तो हम बल्ब को ऑन नहीं करवाएंगे, हम रेजिस्टेंस और जंक्शन की वैल्यूज कुछ इस तरह की एडजस्ट करेंगे कि थोड़ी देर के बाद जैसे ही ट्रांजिस्टर अपने एक्टिव मोड में आया तो अभी हम थोड़ा सा और पोटेंशियल को इंक्रीज करके देखेंगे कि क्या होगा अगर हम इसे फर्दर इंक्रीज करते जाएं तो बल्ब ऑन होने के प्रोसेस में किस टाइम एंटर होगा। ये वाला जो सेकंड रीजन है इसे बोला जाता है एक्टिव मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। इससे पहले वाला क्या था? इससे पहले वाला कट ऑफ मोड था, जहां पर ट्रांजिस्टर कोई भी आपको कलेक्टर पोर्शन में करंट नहीं दे रहा था। यहां पर ट्रांजिस्टर एक्टिव हो गया है और कलेक्टर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। इससे अगला जो मोड है थर्ड वन, वो देखते हैं ट्रांजिस्टर का क्या होगा। अगर हम इस बेस एमिटर जंक्शन की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करते जाएं तो क्या होगा? अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑब्वियसली बेस करंट बढ़ता जाएगा, और बेस करंट बढ़ता जाएगा तो साथ ही कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। और आप जानते हैं कलेक्टर करंट की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज डिसाइड करता है। सो अगर आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज डायोड का क्रॉस किया तो आपका जो डायोड है वो जलने के प्रोसेस में एंटर हो जाएगा। सो यहां पर भी हमने ध्यान रखना है कि हम उस रेंज में एंटर ना हो। सो जैसे ही आपने बेस एमिटर को इंक्रीज किया, IB इंक्रीज हुई, साथ ही कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ देर के बाद कलेक्टर करंट इंक्रीज होना रुक जाएगा, और वो वक्त होगा जिसे आप बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सो जैसे ही कलेक्टर करंट अपनी सैचुरेशन वाली रीजन में पहुंचेगी तो वहां से मजीद इंक्रीज होना रुक जाएगी, और ये वाला स्पेसिफिक वो करंट होगा जो आपके बल्ब को ऑन मोड में लेकर जाएगा। सो हमने सर्किट अरेंजमेंट सेकेंड लूप में कुछ इस तरह करनी होती है। अगर हमने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करना है तो हमने ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी करंट पर आपने बल्ब को ऑन का बिहेवियर देना है, और वो हम सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सैचुरेशन करंट ऑफ द यूज्ड ट्रांजिस्टर। सो जैसे ही आपने ट्रांजिस्टर को बेस एमिटर और कलेक्टर एमिटर जंक्शन को बाइसिंग के प्रोसेस में एंटर किया तो आपको ये तीन बिहेवियर उसमें नजर आए। उनमें से पहला बिहेवियर था कट ऑफ रीजन का, जहां पर बेस एमिटर लेस देन 0.7 वोल्ट रहता है और बेस करंट 0, कलेक्टर करंट 0, और आपका बल्ब ऑफ मोड में रहेगा। क्योंकि वो ऑफ मोड में रहता है सो ट्रांजिस्टर अभी एक्टिव नहीं, तो हम ट्रांजिस्टर के इस बिहेवियर को कट ऑफ रीजन बोलेंगे। फिर आपने बेस एमिटर की वैल्यू को बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा कर दिया, सो फॉरवर्ड बाइसिंग एक्टिव हो गई और बेस करंट इंक्रीज, कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ, और आपका आउटपुट पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और इस रीजन में आपका कलेक्टर करंट क्योंकि फ्लो कर रहा है सो आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में चला जाएगा। अगर आप बेस एमिटर का पोटेंशियल इंक्रीज करना कंटिन्यू रखते हैं तो आप पढ़ चुके हो कि जैसे ही आप एक सर्टेन वैल्यूज की रेंज में पहुंचेंगे तो बेस करंट के साथ साथ कलेक्टर करंट जो कि पहले बढ़ रहा था, कलेक्टर करंट एक सर्टेन वैल्यू पर आकर रुक जाएगा और वो उस कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसे आप सैचुरेशन करंट बोलते हैं। जैसे ही कलेक्टर करंट सैचुरेशन करंट के मोड में आया तो ये वो रिक्वायर्ड करंट है जो आपके बल्ब को
एक ऑन बल्ब का रोल देगी और आप कहेंगे कि बेस एमिटर पोटेंशियल इंक्रीज होने से आपका बल्ब ऑन हो गया और इस ऑन होने वाली सिचुएशन को आप सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। यहां पर आपने देखा कि कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही थी और इंक्रीज होने के बाद वो अपनी एक मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू पर आकर रुक जाएगी, मजीद इंक्रीज नहीं होगी और ये मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू आपके बल्ब को ऑन करेगी और आपका बल्ब ऑन मोड में आएगा और इस ऑन मोड को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। सो आपने डियर स्टूडेंट्स देखा कि कैसे आपने इनपुट वोल्टेज जो कि बेस एमिटर जंक्शन को मिल रही थी, उस इनपुट वोल्टेज को चेंज करके कैसे आपने आउटपुट वोल्टेज को चेंज किया और आउटपुट वोल्टेज के चेंज होने से आपने ये देखा कि कैसे आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड से एक्टिव मोड में आया, एक्टिव मोड से कैसे वो सैचुरेशन मोड में गया और आपका बल्ब ऑफ मोड से ऑन मोड में शिफ्ट हुआ। इसी अगर हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बिहेवियर को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफ किस तरह बनेगा वो देखते हैं। हमने इनपुट की वैल्यूज को कुछ इस तरह सेट किया था कि इनपुट आपके पास इनिशियली लेस देन थी 0.7 वोल्ट, फिर आपकी इनपुट ग्रेटर देन हो गई 0.7 वोल्ट और फिर आपने इसे फर्दर इंक्रीज कर दिया, यानी आप इसको कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे। इन 3 वेरिएशन से आपने आउटपुट में क्या देखा? आपने इनिशियली देखा आपके पास ये इक्वेशन थी, आपने देखा कि जैसे ही आप इनपुट को जो कि बेस एमिटर जंक्शन को आपने दी थी लेस देन 0.7 वोल्ट रखेंगे, आपके पास कलेक्टर करंट 0 होगा और V आउट ये टर्म 0 हो जाएगी, VCC के इक्वल हो जाएगी। फिर जैसे ही आपने VI को इंक्रीज किया 0.7 वोल्ट से तो कलेक्टर करंट आना स्टार्ट हो गया। इस फैक्टर ने VCC में से सब्ट्रैक्ट होकर V आउट को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। फिर जब आपने VI को फर्दर इंक्रीज करना कंटिन्यू रखा तो आपके पास IC अपने सैचुरेशन रीजन में पहुंच गई और हमने उसे कहा कि वो मैक्सिमम वैल्यू पर आ गई। जैसे ही IC की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो IC RC पूरा जो फैक्टर है ये भी तो मैक्सिमम हो गया होगा। इसका मतलब कि ये फैक्टर IC RC मैक्सिमम हो गया। जब एक मैक्सिमम फैक्टर VCC में से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका जो V आउट है वो बहुत ही कम होकर रह जाएगा। VCC में से जैसे ही इसे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो V आउट अप्रोक्सीमेटली 0 और अगर आप अपनी बुक्स को देखें तो वहां V आउट जो कि कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस आप ले रहे हैं उसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट मेंशन है। ये V आउट आपने कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस लिया। सो ये 3 आउटपुट की वेरिएशंस हैं फॉर द गिवन वेरिएशंस ऑफ इनपुट। अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो हमने देखा कि जैसे ही VI आपका 0 से 0.7 वोल्ट के बीच में है, यानी लेस देन 0.7 वोल्ट है, तो आउटपुट आपका एक कांस्टेंट वैल्यू को कैरी करेगा और वो होगी VCC के इक्वल, क्योंकि आप VCC को बार बार वेरी नहीं करेंगे। VCC की एक फिक्स्ड वैल्यू आप सेकेंड लूप में एडजस्ट करेंगे। सो V आउट VCC के इक्वल है और ये उस वक्त तक VCC के इक्वल रहेगा जब तक आप 0.7 वोल्ट से बिलो रहते हैं। जैसे ही आपने इनपुट 0.7 से आगे मूव किया तो आपने देखा कि V आउट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो V आउट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। पहले V आउट क्या था? VCC मैक्सिमम के इक्वल था। जैसे ही इनपुट पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से इंक्रीज हुआ तो V आउट डिक्रीज हो गया।
सो आपने वी आउट को डिक्रीज शो किया। फिर आपने फर्दर वी आई को जैसे ही मजीद इंक्रीज किया तो आपने देखा कि वी आउट अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होता। सो यहां पर जैसे ही आप आगे फर्दर वी आई को मूव करेंगे तो आपका आउटपुट एक कांस्टेंट वैल्यू पर आकर रुक जाएगा और वो वैल्यू 0 से थोड़ी ही ज्यादा होगी। अब ये जो इसमें फर्स्ट पोर्शन है विच इज लेस देन 0.7, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां पर जब आपका इनपुट 0.7 वोल्ट से कम था तो बल्ब ऑन था, तो आपका आंसर यकीनन होगा कि नहीं, बल्ब ऑफ था, क्योंकि यहां पर ना बेस करंट था ना कलेक्टर करंट था, तो बल्ब कैसे ऑन हो सकता है। सो ये वाला पोर्शन यहां तक है। सो यहां पर आपको ऑफ बल्ब का बिहेवियर मिलेगा। फिर क्या हुआ, आपने वी आई बढ़ाया तो ये वाला पोर्शन जिसमें वी आउट डिक्रीज होती जा रही है ये एक्टिव मोड ऑफ ट्रांजिस्टर होगा। फिर जैसे ही आपने वी आई को फर्दर इंक्रीज किया आप इस पोर्शन में एंटर हुए, ये वाला फिक्स्ड है जहां पर एक स्मॉल आउटपुट पोटेंशियल की वैल्यू आई। इस पोर्शन में आपने अपने बल्ब को ऑन होने का मोड दिया, तो ये पोर्शन है आपके बल्ब के ऑन होने का और ये पोर्शन है आपके बल्ब के ऑफ होने का। और ये जो बीच में पोर्शन आ रहा है ये वाला, ये आपके ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड है। सो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि वो ट्रांजिस्टर जिसका एक्टिव मोड बहुत ज्यादा है, क्या वो सूटेबल है ऑन एंड ऑफ को तेज करने के लिए, या अगर ये पोर्शन कम है तो ऑन एंड ऑफ स्विचिंग जल्दी जल्दी होगी। तो मेरे ख्याल में आपका आंसर भी यही होगा कि आपके एक्टिव मोड की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी जल्दी आप ऑफ से ऑन मोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि जितनी ये एक्टिव मोड बड़ा होता जाएगा तो उतना ही ऑफ से ऑन मोड में शिफ्ट करने में टाइम लगेगा। सो आप वो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूज करेंगे जिसमें एक्टिव मोड की वैल्यूज कम हो। अगर एक्टिव मोड उसका थोड़ी देर का होगा और वो जल्दी अपनी सैचुरेशन करंट वाले रीजन में पहुंचेगा तो बल्ब जल्दी ऑफ से ऑन मोड में एंटर होगा। सो ये था कि ट्रांजिस्टर को कैसे आप ऑफ से ऑन मोड में लेकर जाते हैं। और आपने देखा कि इसमें आपने बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस जो इनपुट ली थी उस इनपुट को आपने वेरी करके आउटपुट की वैल्यूज को और कलेक्टर करंट की वैल्यूज को चेंज करके आपने ट्रांजिस्टर को एक स्विच का रोल दिया। अगर आप इस ऑन एंड ऑफ के प्रोसेस को अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी बुक्स में सर्किट्स कुछ इस तरह गिवन थे। अब आपको यकीनन समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट टू डायग्राम्स में जहां स्विच क्लोज हुआ है और आपका बल्ब ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है तो ये एक ऑन स्विच का रोल है। ऑब्वियसली यहां पर आपने बेस एमिटर जंक्शन को सैचुरेशन रीजन में एंटर करवाया होगा तो तब ही आपका कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस लगा हुआ बल्ब ग्लो कर रहा है। और लास्ट टू डायग्राम्स में अगर आप देखें तो स्विच ओपन है। ये स्विच आपने खुद ओपन नहीं किया, ये एक लॉजिक के अकॉर्डिंग ओपन है और वो लॉजिक ये है कि आपने बेस एमिटर का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से कम रखा हुआ है। अगर आपका बेस एमिटर का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से कम है तो आपका बेस एमिटर जंक्शन एक ओपन स्विच का रोल दे रहा है। दैट्स व्हाई लास्ट टू डायग्राम्स में आपने देखा कि आपका बेस एमिटर जंक्शन एक ओपन सर्किट का बिहेवियर देगा और आपके बल्ब इन दोनों लास्ट टू डायग्राम्स में ग्लो नहीं कर रहे। सो यहां पर आपका जो बल्ब है वो ऑफ मोड में है। सो आपने देखा कि किस तरह ट्रांजिस्टर तेजी के साथ ऑफ एंड ऑन मोड में स्विच करता है। सो यही ऑन एंड ऑफ स्विचिंग विद इन 1 सेकेंड जो मिलियन टाइम्स होती है, इसको आप अपने हर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बेसिक्स की तरह यूज करते हैं। आपके मोबाइल्स हैं या आपके कंप्यूटर्स हैं, वहां पर विद इन 1 सेकेंड मल्टीपल टाइम्स, मिलियन टाइम्स आपका ट्रांजिस्टर ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है। सो ये था ट्रांजिस्टर एज अ स्विच।
सो डियर स्टूडेंट्स, आने वाले मजीद लेक्चर्स में देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को फर्दर किस तरह इंटीग्रेटेड सर्किट्स में मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।